हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को मुझे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप उसका आंसर दे पाएँ। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कुछ नए कोर्सेज जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहला पॉइंट ये, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑलरेडी मैं कई बार वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट निकल के आ रहा है, संवाद स्थापित करना। मीन्स अगर आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आप अपने सिस्टम को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आगे और देखते हैं, करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना है या यूज करना है सिस्टम पे, तो हमारे सिस्टम पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से आप इसको समझ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर आप सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके माध्यम से आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक मोबाइल का, मोबाइल में जो मोस्टली इस समय जो मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, काफ़ी पॉपुलर है, फेसबुक है, या इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप यूज करते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये एप्लीकेशंस भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो व्हाट्सएप या बाकी जितने भी अदर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मीन्स जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे उनको हम इंस्टॉल करते हैं। और प्लस हमारे हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या फिर इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए, विंडोज़ 10 इस समय सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। दूसरा, इससे पहले था विंडो 8.1 या 8, पहले 8 था, फिर 8.1 आया, फिर उसके बाद विंडो 10 आया सीधे। विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ मी, विंडोज़ 98, और इसी का एक वर्जन था 98 SE करके एक वर्जन आया था। विंडोज़ 98, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है 98 SE एंड 98, दोनों अलग अलग वर्जन हैं। विंडो 95, डॉस, ये सब किसके हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डिज़ाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए, एप्पल मैक OS, जो कि जिसको हम पहले पूर्व में बोलते थे OS X इसका नाम था। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक OS को पहले क्या बोलते थे या किस नाम से जाना जाता था, तो इसको हम बोलते थे OS X। ओके, यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के थ्रू यूज होता है, iOS उसका नाम है। एक गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है तो इस समय यूज हो रहा है, गूगल के जितने भी नोटबुक्स आते हैं उनमें यूज होता है, क्रोम OS इसका नाम है। और यहाँ पे लाइनेक्स और यूनिक्स, ये सब क्या है, जितने भी हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऐड कर सकते हैं, एंड्रॉयड, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मोबाइल फ़ोन्स पे। प्लस अभी कुछ लैपटॉप में या फिर नोटपैड में आना शुरू हो गया है, टैबलेट में भी एंड्रॉयड आना शुरू हो गया है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले बेस लाइन पे होता है हमारा हार्डवेयर, जहाँ पे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हार्डवेयर है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट आउटपुट, CPU और मेमोरी, ये हमारे बेस कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के,
जो कि किसी भी कंप्यूटर में आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। अगर ये कंपोनेंट्स नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा। तो वैसे यहाँ पे आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स। ये क्या है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हमारी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे इन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम क्या आएंगे सेकंड लेवल पे। यहाँ पे हम कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स पहले इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वायरस स्कैनर, इनक्रिप्शन यूटिलिटी। ये क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है। जब आप अपने सिस्टम पे डेटा कोई शेयर करते हैं तो हम उसको पहले इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि डेटा अगर बीच में कोई चोरी भी कर लेता है तो उस डेटा में क्या है उसको पता नहीं चलेगा। इसी वजह से हम जब भी डेटा शेयर करते हैं किसी को, उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं या इनक्रिप्ट करके ही सेंड करते हैं। फिर बैकअप यूटिलिटी, यहाँ पे एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम का डेटा बैकअप लेते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। फिर इसके ऊपर इंस्टॉल होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंटरनेट ब्राउज़र है, ऑटोकैड है, पेज मेकर, फोटोशॉप। इस तरीके के बहुत सारे आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नाम ऑलरेडी पता होंगे और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा इजिली इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे ही होता है हमारा यूज़र जो कि हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ओके, अब आगे देखते हैं मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं। तो जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है या रन कर रहा होता है उस टाइम पे हमारे सिस्टम में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं। उन सारे प्रोसेस को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोसेस में क्या मैनेज करना है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को इनपुट से डेटा देना है, किस प्रोसेस को हमें शेड्यूल करना है, या इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, किस प्रोसेस को हमें मेमोरी असाइन करनी है या कितनी टाइम तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का टाइम अलॉट करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बात आती है मेमोरी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जब कई सारे प्रोसेस रन कर रहे होते हैं और हमारे पास जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही, मीन्स रैम से रिलेटेड ये यहाँ पे कंटेंट होगा। जब हमारे कई सारे प्रोसेस एक साथ सेम टाइम पे रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास एक मेमोरी होती है जो कि लिमिटेड स्पेस होता है। उसमें से किस अमाउंट में किस प्रोसेस को मेमोरी असाइन करनी है, कितनी टाइम तक उसे यूज करने देना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होना है, कैसे रिट्रीव होना है, ये भी सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है और उस फाइल को हम कैसे रिट्रीव करेंगे, या उस फाइल की इंडेक्सिंग कैसे होगी, या जो हार्ड डिस्क पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है उसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे इनपुट डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। मीन्स अगर इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट आ रहा है तो वो किस प्रोसेस को देना है, और अगर कोई प्रोसेस के थ्रू आउटपुट आ रहा है तो किस आउटपुट डिवाइस पे उस आउटपुट को भेजना है, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर या अदर किसी साउंड या फिर कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकता है। किस पार्टिकुलर डिवाइस के लिए वो आउटपुट जनरेट हुआ है, कहाँ पे उसे भेजना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे बहुत अलग अलग तरीके के हमारे सिस्टम में फाइल्स होते हैं जिनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो कैसे रिट्रीव होगी, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो अगर हमारा कोई डेटा है जो हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। या फिर अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमारे सिस्टम में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो ऐसा ना हो अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर हमारे सिस्टम का कोई डेटा चोरी कर ले। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट या अदर जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उन सबको मैनेज करता है, प्लस मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है ताकि कम से कम मेमोरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। प्लस जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं उन सब सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, किस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, किस प्रोसेस को स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अलग अलग तरीके के
कई कैटेगरीज के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारा टास्क है, उसको हम अलग अलग बैचेस में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद एक के बाद एक बैच को पास करते हैं और वो प्रोसेस होता है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो होता है बैच प्रोसेसिंग। यहाँ पे इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका एक सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप अपने बैंक से महीने भर का ट्रांजेक्शन करते हैं, लास्ट में आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें आपको पूरा मंथली स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है वो हमारा बैच प्रोसेसिंग प्रोसेस है। यहाँ पे इनपुट्स हम इकट्ठे करते जाते हैं और फाइनली उसको एक्सिक्यूट करके एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं और या समरी होती है जो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम यूज हो रहा है बैच प्रोसेसिंग। जैसे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, उससे रिलेटेड जो बिल जनरेट होते हैं वो हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें बैचेस में काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन उस मशीन को या उस सिस्टम को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कुछ, जैसे विंडो 95, NT एंड 2000, ये विंडोज हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एट अ टाइम कई सारे यूजर उस सिस्टम को यूज करके अपने काम कर सकते हैं। उस सिस्टम को बोलेंगे मल्टी यूजर। लेकिन यहाँ पे बात यह आएगी कि एक ही सिस्टम होगा, उसको कई सारे लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक मेन सर्वर पीसी होता है और उससे कई सारे टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं, जो कई अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशंस पे बैठ के उसको यूज करते हैं। सिस्टम हमारे पास एक होता है, टर्मिनल कई सारे होते हैं जिनके थ्रू कई सारे लोग उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं यहाँ पे, और लाइनेक्स एक हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल है। पूछा जा सकता है मे बी एग्जाम में कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, तो आप याद रखिए यूनिक्स। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है कि सेम टाइम पे कई सारे टास्क, अलग अलग टास्क रन कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम पे। अगर ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम पे कई सारे टास्क को रन कराता है या एग्जीक्यूट कराता है तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो भी जॉब्स होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरीके का मान लीजिए ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है जहाँ पे एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है और कई सारे टर्मिनल्स पे लोग होते हैं और उसमें से सभी को कुछ बारी बारी से एक टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में अपनी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस प्रोसेसर पे। तो ये होता है हमारा टाइम शेयरिंग। मीन्स कई सारे लोगों को अलग अलग स्लॉट में टाइम दे दिया गया कि आपको इस टाइम पीरियड में अपने जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है। तो इस टाइप का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है टाइम शेयरिंग। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें रियल टाइम पे काम होता है। मीन्स एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम पीरियड में ही ये काम होना है। अगर उस टाइम पीरियड में वो काम हो रहा है, इट मीन्स हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और अगर उसमें उस टाइम पीरियड में नहीं होता है तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नीड होती है हमारे सिस्टम की, वो नीड ये है कि जो भी टाइम असाइन किया गया उसी टाइम पे हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा ऑटो पायलट सिस्टम मोड होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं वो कई अलग अलग जगह से आते हैं, उनको प्रोसेस करके विद इन अ टाइम पीरियड हमें एक आउटपुट जनरेट करना होता है। जैसा कि आप अगर ऑटो पायलट मोड के बारे में थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो वहाँ पे पता है 1 सेकेंड भी काफ़ी मायने रखता है। अगर 1 सेकेंड में आउटपुट डिले होता है तो हमारे सिस्टम में काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम यूज होता है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, दो तरीके के हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। क्या हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो भी टाइम पीरियड दिया गया, अगर उसमें वो जॉब एग्जीक्यूट नहीं हुई, मीन्स आउटपुट नहीं मिला, तो उस एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया जाता है, मीन्स उस टास्क को कैंसिल कर दिया जाता है। जबकि सॉफ्ट में क्या होता है कि अगर पहले भी आ गया रिजल्ट तो एक्सेप्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिले भी हुआ तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये सॉफ्ट होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन से पहले भी रिजल्ट आ सकता है और थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, जबकि इसमें क्या है एकदम फिक्स है कि अगर 10 सेकंड बोला गया है कि हमें आउटपुट चाहिए, 10 सेकंड में आउटपुट आता है तो ठीक है। अगर 10 सेकंड के बाद थोड़ा सा भी टाइम एक्सीड होता है या पहले आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिक्लाइन कर देगा, मीन्स कैंसिल कर देगा सीधे। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड और सॉफ्ट दोनों। नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है, कई जगह पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो होता है एम्बेडेड। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो डायरेक्टली चिप पे स्टोर रहते हैं, जैसे कि रोम टाइप का कोई चिप होगा जिस पे ये स्टोर रहते हैं। ऐसे वॉशिंग मशीन जो हमारी फुली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स आते हैं उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड के। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे एसी है या इस तरीके कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जिनमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है आज की डेट में, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, कई सारी मशीन्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। अब उसमें जब भी जॉब एग्जीक्यूट होती है तो मान लीजिए जो भी जॉब है उसको कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर उन सभी मशीन्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं या उस टास्क को असाइन कर दिया जाता है, और वो सारी मशीन इंडिविजुअली उस जॉब को एग्जीक्यूट करती हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट होता है जिसके थ्रू वो जॉब असाइन की गई थी, वो सारी मशीन उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर सिस्टम को उनका रिजल्ट्स वापस करती हैं, और फिर फाइनली वो कैलकुलेट करता है और रिजल्ट जनरेट होता है। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कोई काम है जिसको हम 10 अलग अलग लोगों को बांट देते हैं, वो उस काम को फिनिश करके किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को रिपोर्ट करते हैं जो उस काम को असाइन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जिससे हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। क्योंकि एक काम अगर एक बंदा करेगा तो 10 मिनट लग रहा है, और 10 लोग अगर उसी काम को मिल के करते हैं तो 1 मिनट में वो काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस वजह से जो हमारा कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और कम से कम टाइम में हमें रिजल्ट मिलते हैं। ओके, अगला है यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्वर क्लाइंट मॉडल होता है, एक होता है हमारा सर्वर, और यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं। ये सब अलग अलग टर्मिनल्स पे क्लाइंट्स होते हैं, और यहाँ पे ये सब अपनी जॉब्स को इस पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और यहाँ पे इसका एक दूसरा भी एग्जांपल है, इसको एक दूसरी तरीके से भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक प्रिंटर लगा हुआ है और ये लोग इस प्रिंटर को यूज करना चाहते हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा, हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके थ्रू ये इस प्रिंटर पे अपनी प्रिंट कॉपी कर पाएंगे या प्रिंट यहाँ पे भेज सकते हैं। ये होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो आई होप ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर्स आप लोगों को कमेंट करना है। सबसे पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस देख रहा होगा स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, बाद में सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी सितंबर मंथ के CCC एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है, लाइनेक्स किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सबसे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, निम्न में कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में स्टोर रहता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इन सभी का आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
चाहे तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@gmail.com पे। उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।